फिर चाहे वो जैसा भी प्रश्न हो, चाहे बहुविकल्पी प्रश्न हो, जैसा भी प्रश्न हो, मेरे पर जो आप लोग उसको रट करके फेंक देना। आज की इस वीडियो में मैं लेकर के आ गया हूँ 30 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, वो भी साइंस के। मेरे पर जो अगर आप लोग इन प्रश्नों को याद करके चले जाते हो तो आप लोगों का पूरा काम हो जाएगा। देखो, इन प्रश्नों को याद करके आप लोग क्या कर सकते हो, बोर्ड की कॉपी में जैसे ही मेरे जो आप लोग बोर्ड की परीक्षा में बैठोगे, बिल्कुल रियल एकदम ये वाले प्रश्न आपको मिलेंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूँ विज्ञान के वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जितने भी बच्चे 2026 में अपना विज्ञान का पेपर देने वाले हैं, तो उनके लिए वीडियो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखो, मेरे जो आज मैं लेकर के आ गया हूँ आप लोगों के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी सभी के सभी बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। मात्र 30 प्रश्नों को याद कर लेना, आप लोगों का पूरा काम हो जाएगा। 20 में 20 नंबर लाओगे, इस बात की मेरी 100% गारंटी है। देखो, आज मैं जिन जिन प्रश्नों के बारे में बात करूंगा, सभी के सभी रियल प्रश्न होंगे और एकदम 100% वही प्रश्न होंगे जो आपके पेपर में आएंगे, है ना। बिल्कुल यही सब आएंगे और कुछ आएगा भी नहीं। बिल्कुल जो मैं पढ़ाऊंगा आज की इस वीडियो में, बस वही प्रश्न आएंगे और इसके अलावा कोई इससे इस वीडियो से कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। चाहे फिर वो बायोलॉजी का प्रश्न हो, फिर चाहे केमिस्ट्री का प्रश्न हो, फिर चाहे फिजिक्स का प्रश्न हो, है ना। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बायोलॉजी के सभी इंपॉर्टेंट जितना भी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न मतलब वो आज की वीडियो में लेकर के आई हूँ। फिर चाहे केमिस्ट्री का प्रश्न हो, फिर चाहे फिजिक्स का प्रश्न हो, मतलब कि पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलेगा। और इन्हीं ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को पढ़ करके मेरे जो आप लोग अपने 20 में 20 नंबर पक्के कर सकते हो। तो किस बात की देरी, आप लोग कॉपी पे लेकर बैठ जाइए और सभी के सभी प्रश्नों को नोट करना स्टार्ट कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कौन से ऐसे प्रश्न जो सीधा डायरेक्ट आपके पेपर में आएंगे। तो देखिए, यहाँ पर मेरा पहला ही प्रश्न है। पहला ही प्रश्न रख दिया है कि एक गतिमान आवेशित कण, नोट कर लो, डबल स्टार बना लो, इस पर डबल स्टार बना लो, जरूर आएगा, 100% आएगा आपके पेपर में कि एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है। एक गतिमान आवेशित कण जो होता है क्या उत्पन्न करता है। तो मेरे को जो ए ऑप्शन दिया केवल चुंबकीय क्षेत्र, बी ऑप्शन दिया केवल विद्युत क्षेत्र, सी ऑप्शन दिया चुंबकीय व विद्युत क्षेत्र दोनों, और डी ऑप्शन दिया इनमें से कोई नहीं। तो एक जो गतिमान जो आवेशित कण जो होता है क्या उत्पन्न करता है, तो मेरे को जो बस कुछ नहीं करना, ऑप्शन नंबर सी को सही कर लेना, चुंबकीय क्षेत्र व विद्युत क्षेत्र दोनों को उत्पन्न करता है, इसको सही कर लेना। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल पूरा का पूरा जड़ से याद कर लो इसको। प्रश्न नंबर 2 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 2 हमसे देखो क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 2 हमसे कह रहा है कि एक विद्युत चुंबक का क्रोड बनाने के लिए, एक विद्युत चुंबक का क्रोड बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त पदार्थ कौन सा है ना। तो मेरे को जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल रिपीटेड प्रश्न है कि एक विद्युत चुंबक का क्रोड बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त पदार्थ कौन सा है। तो लगा लेना ऑप्शन नंबर जो हमारा मुलायम लोहा है, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा कि एक विद्युत चुंबक का क्रोड बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त पदार्थ कौन सा है, तो मुलायम लोहा को सही कर लेना। अब देखो, बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 के बारे में। सभी के सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और इनको नोट भी करते चलिए, एक भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है, सभी के सभी प्रश्नों को याद करते चलना है। प्रश्न नंबर 3 हमसे कह रहे हैं कि यदि विद्युत शक्ति का पी, जो विद्युत शक्ति को हम पी से नोट करते हैं, इस बात को याद रखना, और प्रतिरोध को आर से नोट करते हैं। यदि एक विद्युत शक्ति पी तथा प्रतिरोध आर से व्यक्त होता है, तब वैद्युत धारा व्यक्त होती है, मतलब वैद्युत धारा को किसी से व्यक्त करते हैं, पी बटे आर, अंडर रूट पी आर, अंडर रूट आर बटे पी, अंडर रूट पी बटे आर। लेकिन आप लोगों को अंडर रूट पी बटे आर याद कर लेना है, इसको ही याद करना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार वाला प्रश्न है, बिल्कुल भी मिस मत करना। पूरी की पूरी वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं तो कह रहा हूँ इस वीडियो को बार बार देखिए जब तक मन हो, है ना, क्योंकि इस प्रश्न से आपके सभी के सभी 20 में 20 नंबर छपने वाले हैं। 20 में 20 नंबर छपेंगे, पूरा का पूरा 20 नंबर छपेगा। प्रश्न नंबर 4 हमसे कह रहे हैं कि अत्यधिक उच्च प्रतिरोध वाला पदार्थ कहलाता है, मतलब कि अत्यधिक उच्च प्रतिरोध वाला पदार्थ कहलाता है। ए ऑप्शन दिए चालक कहलाता है, कि बी ऑप्शन दिया अतिचालक, सी ऑप्शन दिया अर्धचालक, डी ऑप्शन विद्युतरोधी। तो अत्यधिक उच्च प्रतिरोध वाला पदार्थ क्या कहलाता है, तो मेरे पर जो लगा लेना ऑप्शन नंबर डी को सही कर लेना, मतलब कि विद्युतरोधी कहलाता है। तो अब देखो, अत्यधिक उच्च प्रतिरोध वाला पदार्थ कहलाता है तो विद्युतरोधी कहलाता है। ऑप्शन नंबर हमारा प्रश्न नंबर 4 का डी ऑप्शन से हो जाएगा। अब देखो, बात करते हैं प्रश्न नंबर जो हमारा 5 है। प्रश्न नंबर 5 हमसे कह रहे हैं कि वैद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है। वैद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है। ए ऑप्शन दिए वोल्ट, बी ऑप्शन दिए वाट, सी ऑप्शन दिए एम्पियर, डी ऑप्शन ओम। तो वैद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है, तो मेरे पर जो बस वाट को से कर लेना, 1 नंबर मिल जाएगा। सभी के सभी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक भी प्रश्न को मिस नहीं करना है, सभी के सभी प्रश्नों को याद करते चलना है ना। सभी प्रश्नों को कॉपी में नोट कर लेना है। अब देखो, बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 के बारे में। प्रश्न नंबर 6 को देखेंगे क्या कह रहा है कि समान विद्युत शक्ति के ताप दीप्त लैंप एवं
हीटर में से किस में अधिक प्रकाश होता है। अब यहाँ पर देखो हमको दो प्रकार की विद्युत शक्ति दिए गए, जैसे हमारे पास एक बल्ब है और एक हीटर है। तो इन दोनों से हमको बताना है किस में प्रकाश सबसे अधिक होता है। तो वैसे तो अगर हम बात करें हीटर में इतनी मतलब वो नहीं होता है प्रकाश, लेकिन बल्ब में प्रकाश ज़्यादा होता है। तो आप लोग आंख मीच करके ऑप्शन नंबर बी को से कर लेना, 1 नंबर मिल जाएगा। अब देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 के बारे में, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 7 कि किसी विद्युत केतली में प्रवाहित धारा किसी विद्युत केतली में प्रवाहित धारा 3 गुनी कर देने पर केतली में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा हो जाएगी। अब देखो प्रश्न नंबर 7 कि किसी विद्युत केतली में प्रवाहित धारा 3 गुनी कर देते हैं। मान ली कोई विद्युत केतली है, उसमें हम धारा का प्रवाह 3 गुना कर देते हैं, तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा कितनी हो जाएगी, ये हमसे पूछा गया। तो कोई दिक्कत नहीं, 9 गुना हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी को सही कर लेना, 9 गुना हो जाएगी। अब देखो आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 के बारे में। प्रश्न नंबर 8 हमसे कह रहे हैं कि बिजली के बल्ब में फिलामेंट किसका बना होता है। ये प्रश्न नंबर 8 है हमारा कि बिजली के बल्ब में फिलामेंट किसका बना होता है। प्रश्न नंबर 8 है हमारा। ए ऑप्शन दिए टंगस्टन का बना होता है, बी ऑप्शन दिए तांबे का बना होता है, सी ऑप्शन दिए लोहे का बना होता है, डी ऑप्शन दिए पीतल का बना होता है। तो बिजली के बल्ब में फिलामेंट किसका बना होता है, तो मेरे बच्चों कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर ए को सही कर लेना कि टंगस्टन का बना होता है, बस और कुछ नहीं करना। आप प्रश्न नंबर 9 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 9 को देखेंगे क्या करा है। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि हीटर का तार किसका बना होता है। अब प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि हीटर का जो तार जो होती है किसका बना होता है। तो हीटर का तार जो होता है ये नाइक्रोम का बना होता है। तो हीटर का जो तार जो होता है नाइक्रोम का बना होता है। तो इसमें आप लोग नाइक्रोम को याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 के बारे में। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि एक अश्व शक्ति बराबर होता है। ए ऑप्शन दिए 726 वाट, बी ऑप्शन दिए 746 वाट, सी ऑप्शन दिए 736 वाट, डी ऑप्शन दिया है 756 वाट। तो इसमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा 746 वाट। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 थे। अब प्रश्न नंबर 11 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 10 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। और प्रश्न नंबर 11 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 11 जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डबल स्टार वाला प्रश्न है, डबल स्टार बना लो। प्रश्न नंबर 11 कह रहे हैं कि 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या कितनी होती है। 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या कितनी होती है। ए ऑप्शन दिए 3.6 × 10⁻³ जूल, बी ऑप्शन दिए 3.6 × 10⁻5 जूल, सी ऑप्शन दिए 3.6 × 10⁻4 जूल और डी ऑप्शन दिए 3.6 × 10⁻6 जूल। तो इसमें हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मतलब कि 1 किलोवाट घंटा में जूलों की संख्या कितनी होती है। तो मेरे जो बस आँख मीच करके 3.6 × 10⁻6 को याद कर लेना। आप देखो प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 12 देखो क्या कह रहे हैं कि 4 ओम प्रतिरोध वाले यन चालक तार समांतर क्रम में जोड़ने पर, है ना, जो 4 ओम प्रतिरोध वाले जो यन चालक हैं उनको जब हम समांतर क्रम में जोड़ देते हैं तो उसका तुल्य प्रतिरोध क्या होता है। ए ऑप्शन दिया 4n, बी ऑप्शन दिया 4/n 4/n और सी ऑप्शन दिया n/4, डी ऑप्शन दिया 4n²। तो जहाँ पर भी 4/n लिखा हो उसको ही सही कर लेना। मतलब कि ऑप्शन नंबर बी हमारा पूरा क्लियर ऑप्शन हो जाएगा। चलो आगे देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 के बारे में। प्रश्न नंबर 13 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 13 हमसे कह रहा है कि यदि आर प्रतिरोध के 2 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए, मतलब कि यदि आर प्रतिरोध के 2 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तथा एक आर प्रतिरोध को इनके श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो परिणामी प्रतिरोध क्या होता है ना। ये प्रश्न नंबर हमारा 13 रहने वाला है। प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा 3r/2, मतलब कि सी ऑप्शन हमारा पूरा सही हो जाएगा 3r/2, है ना। ये हमारा प्रश्न नंबर 13 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 के बारे में। प्रश्न नंबर 14 को देखेंगे कि प्रकाश का वेग किस माध्यम में सबसे अधिक होता है। ये हमारा प्रश्न नंबर 14 है कि प्रकाश का वेग किस माध्यम में सबसे अधिक होता है। ए ऑप्शन दिए वायु में अधिक होता है, कि बी ऑप्शन दिए कांच में अधिक होता है, सी ऑप्शन दिए जल में अधिक होता है, डी ऑप्शन दिए निर्वात में अधिक होता है। तो प्रकाश का वेग सबसे अधिक मेरे पर जो निर्वात में अधिक होता है, ऑप्शन नंबर डी को सही करेंगे। चलो प्रश्न नंबर 15 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 15 को देखेंगे क्या कर। प्रश्न नंबर 15 हमसे कह रहे हैं कि एक व्यक्ति दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ है। मतलब कि एक व्यक्ति जो है जो कि दूर की वस्तुएं देखने में असमर्थ है, मतलब दूर की वस्तु नहीं देख सकता। एक व्यक्ति दूर स्थित वस्तुओं को देखने में असमर्थ है, उसके नेत्र में कौन सा मतलब दोष होगा। अगर वो दूर की वस्तु नहीं देख पाता तो उसके नेत्र में कौन सा दोष होगा। ए ऑप्शन दिया दीर्घ दृष्टि दोष, बी ऑप्शन दिया जरा दृष्टि दोष,
सी ऑप्शन दिया निकट दृष्टि दोष, डी ऑप्शन दिया इनमें से कोई नहीं। तो मेरे पर जो आंख मीच करके निकट निकट दृष्टि दोष को से कर लेना। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर आएगा पेपर में, इस बात की गारंटी है। अब देखो यहाँ से स्टार्ट होता है आप लोगों का बायोलॉजी का प्रश्न, वो जो थे फिजिक्स के प्रश्न थे। बायोलॉजी के प्रश्न देख लो कि गुणसूत्र किस पदार्थ के बने होते हैं। गुणसूत्र जो होते हैं किस पदार्थ के बने होते हैं, तो मेरे पर जो क्या करना है, ऑप्शन नंबर डी को याद कर लेना। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा कि गुणसूत्र जो होते हैं ये हमारे डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। तो गुणसूत्र जो होते हैं किस पदार्थ के बने होते हैं, तो गुणसूत्र जो होते हैं डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। चलो प्रश्न नंबर 17 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 17 देखो क्या कह रहा है कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, ए ऑप्शन दिया 22, बी ऑप्शन दिया 42, सी ऑप्शन दिया 24, डी ऑप्शन 46। तो मानव में गुणसूत्र की संख्या 46 होती है। तो मेरे जो आप लोग 46 को याद रखेंगे। चलो प्रश्न नंबर 18 देखो। प्रश्न नंबर 18 कह रहे हैं कि डीएनए पाया जाता है, मतलब डीएनए कहाँ पाया जाता है। ए ऑप्शन दिया कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, बी ऑप्शन दिया केंद्रिका में पाया जाता है, सी ऑप्शन दिया केंद्रक द्रव्य में पाया जाता है, डी ऑप्शन दिया केंद्रक में पाया जाता है। तो डीएनए कहाँ पाया जाता है, ये हमारा प्रश्न नंबर 18 है। तो मेरे पर जो बस कुछ नहीं करना, डीएनए जो होता है हमारा केंद्रक में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी का हमारा ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर 18 का डी ऑप्शन से हो जाएगा, मतलब केंद्रक में डीएनए जो होता है केंद्रक में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 19 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 19 देखो क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि सामान्य, प्रश्न नंबर 19 को देखेंगे कि सामान्य एक लिंगी नर पुष्प के, है ना। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि सामान्य एक लिंगी नर पुष्प में नहीं पाया जाता है। जो सामान्य एक लिंगी पुष्प है उसमें क्या नहीं पाया जाता है। ए ऑप्शन दिया वर्तिकाग्र नहीं पाए जाते हैं, बी ऑप्शन दिया बाह्यदल नहीं पाए जाते हैं, सी ऑप्शन दिया पंखुड़ी नहीं पाई जाती हैं, और डी ऑप्शन दिया पुंकेसर नहीं पाया जाता है। तो समान एक लिंगी नर पुष्प में क्या नहीं पाया जाता है, तो मेरे बस कुछ नहीं करना है, वर्तिकाग्र को याद कर लेना है, बस वर्तिकाग्र हमारा से हो जाएगा। आगे देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 के बारे में। प्रश्न नंबर 20 को देखेंगे क्या कह रहा है कि इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। इंसुलिन नामक जो हार्मोन जो होता है ये कहाँ से स्रावित होता है। ए ऑप्शन दिया आमाशय से स्रावित होता है, बी ऑप्शन दिया वृक्कों से स्रावित होता है, सी ऑप्शन दिया यकृत से मतलब स्रावित होता है, डी ऑप्शन अग्नाशय से। तो इंसुलिन जो होता है इंसुलिन हमारा अग्नाशय से स्रावित होता है, मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा पूरा क्लियर ऑप्शन हो जाएगा, है ना, पूरा एकदम। अब देखो आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 21 के बारे में कि हार्मोन क्या होते हैं। प्रश्न नंबर 21 कह रहा है कि हार्मोन क्या होते हैं, ये हमारा प्रश्न नंबर 21 है। ए ऑप्शन दिया हार्मोन प्रोटीन होते हैं, बी ऑप्शन दिया साधारण कार्बोनेट होते हैं, सी ऑप्शन दिया एमिनो एसिड होते हैं, डी ऑप्शन दिया जटिल कार्बोनेट होते हैं। तो हमसे पूछा गया कि हार्मोन क्या होते हैं, तो मेरे को जो बस आंख मीच करके प्रोटीन को सही करते हैं ना, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलो बात करते हैं प्रश्न नंबर 22 के बारे में। प्रश्न नंबर 22 को देखेंगे क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 22 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। अब यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऐसा पादप हार्मोन है। तो देखो ए ऑप्शन दिए फिरोमोन, बी ऑप्शन दिए हिपैरिन, सी ऑप्शन दिए जिब्रेलिन, डी ऑप्शन इंसुलिन। तो इनमें से हम लोग को बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है। तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप लोगों को जिब्रेलिन को याद कर लेना है ना। तो जिब्रेलिन को याद कर लेना कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है, तो जिब्रेलिन हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। चलो बात करते हैं प्रश्न नंबर 23 के बारे में। प्रश्न नंबर 23 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 23 हमसे करें कि कौन सा पादप हार्मोन है हार्मोन कोशिका विभाजन में सहायक होता है। अब ऐसा कौन सा पादप हार्मोन है जो कि कोशिका विभाजन में सहायक होता है। चलो देखो चार ऑप्शन देख लो, साइटोकाइनिन, एब्सिसिकम, सी ऑप्शन दिया है ऑक्सिन, डी ऑप्शन एथिलीन। तो कौन सा ऐसा पादप हार्मोन जो कि कोशिका विभाजन में सहायक होता है, तो मेरे को बस कुछ नहीं करना है, साइटोकाइनिन को याद कर लेना है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है आप लोगों का केमिस्ट्री, है ना। प्रश्न नंबर 24 को देखो कि प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र में जो C3H8 होता है, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 25 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 25 हमसे कह रहा है कि एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम क्या होता है। एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम क्या होता है। चार ऑप्शन देख लो, मेथेन, एथेनॉल और एथेनल प्रोपेनॉल। कि एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम क्या होता है, तो मेरे को कुछ नहीं करना, एथेनॉल को सही कर देना है। मतलब कि यहाँ से हमारा 25 प्रश्न है, यानी कि आप लोगों का पूरा का पूरा 20 नंबर आएगा। देखो 25 नंबर देखो क्या कर रहा है। प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 को देखेंगे कि निम्नलिखित में से एल्काइन क्या होते हैं। निम्नलिखित में से एल्काइन क्या होते हैं। ए ऑप्शन दिया C3H8, बी ऑप्शन दिया C4H10, सी ऑप्शन दिया C3H6, डी ऑप्शन C3H4। तो हमसे पूछा गया कि निम्नलिखित इसमें एल्काइन क्या होते हैं, तो कुछ नहीं करना, C3H4 को याद कर लेना, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलो बात करते हैं प्रश्न नंबर 27 के बारे में। प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 कह रहा है कि सामान्य तापक्रम तथा दाब में द्रव के रूप में पाई जाने वाली
अधातु क्या होती है, मतलब कि ऐसी अधातु का नाम बताना जो कि दाब में और द्रव रूप में क्या पाया जाता है। तो द्रव में देखो हमारा क्लोरीन दिया है, फ्लोरीन दिया है, ब्रोमीन दिया है, आयोडीन दिया है, लेकिन हमारा ब्रोमीन सही हो जाएगा। तो आप लोगों को ब्रोमीन को याद करना है। अब प्रश्न नंबर 28 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 28 देखो क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 28 हमसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सी धातु विद्युत ऊष्मा की कुचालक होती है। तो निम्न में से कौन सी धातु विद्युत ऊष्मा की कुचालक होती है। ए ऑप्शन दिया पारा, बी ऑप्शन दिया सोडियम, सी ऑप्शन दिया सीसा, डी ऑप्शन लोहा। तो मेरे को कुछ नहीं करना, देखो प्रश्न नंबर 28 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा सीसा को सही कर देना, बस हमारा सीसा सही हो जाएगा। अब देखो आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 29 के बारे में। प्रश्न नंबर 29 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 29 देखो हमसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है ना। तो निम्न में से कौन सी धातु जो है वो अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है। ए ऑप्शन दिया आयरन, बी ऑप्शन दिया जिंक, सी ऑप्शन दिया कॉपर, डी ऑप्शन मैग्नीशियम। तो मेरे पर जो कुछ नहीं, बस इसका कॉपर राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 30 के बारे में कि एल्यूमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन की परत बनाना कहलाता है। तो एल्यूमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन की परत का बनाना मेरे जो एनोडिंग कहलाता है। तो यहाँ से आप लोगों के ये 30 प्रश्न थे जो कि कंप्लीट हुए। आप लोग क्या करना, इन 30 के 30 प्रश्नों को नोट कर लेना, सही से कॉपी में नोट कर लेना और इनको याद कर लेना, है ना। इनको याद करके चले जाना, पूरा नंबर मिलेगा। 20 में 20 नंबर आएगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो चलिए जब तक के लिए आज की इस वीडियो को मैं इतना ही रखता हूँ।